आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका सेंटर ऑफ मास के बारे में। आज हम देखेंगे कि सेंटर ऑफ मास आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, साथ ही साथ उसके हम कुछ एक्सप्रेशंस भी देखेंगे जहां पर आपका फाइनाइट डिस्ट्रीब्यूशन या स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा और साथ ही साथ कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन होने पर भी आपका सेंटर ऑफ मास किस तरह से एक्सप्रेस किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। सेंटर ऑफ मास के लिए मैंने यहां पर दो एग्जांपल्स लिए हैं। आपका ए एग्जांपल है जहां पर एक बॉल है, आपका उस बॉल को फेंका जा रहा है। ये बॉल को हम फेंक रहे हैं, तो इस पहले एग्जांपल में आपका वो बॉल आपका एक पैराबोलिक पाथ लेके ऐसे जा रहा है। ठीक है, एक सिंपल सा इसका मोशन है और इस तरह से ये मूव कर रहा है। आपका इसका मोशन इस तरह से है और बॉल आपका जिस तरह से सिमेट्रिकल होता है, स्फेरिकल आपका सिमेट्रिकल होता है, इस कारण से ये पूरे मोशन को हम एक सिंगल पार्टिकल का मोशन भी देख सकते हैं कि एक सिंगल पार्टिकल आपका मूव कर रहा है। इस तरह से भी हम इसको सोच सकते हैं। ठीक है, रादर देन टेकिंग पूरा बॉल का शेप लेके एक सिंगल पार्टिकल के मोशन को लेके भी अगर हम स्टडी करें तो इसको हम उसके इक्विवेलेंट मान सकते हैं। ना यहां पर देखिए, हमने दूसरा जो एग्जांपल लिया है उसमें आपका एक बैट को उछाला है। तो बैट ऐसा है, आपने ऐसे उछाल दिया तो बैट आपका ऐसे घूमते 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 ऐसे करके गिर रहा है। तो वही वो डिफरेंट स्टेजेस है आपका जब बैट घूम घूम के नीचे गिर रहा है। ना बैट आपका जिस तरह का बॉडी है ये काफी कॉम्प्लेक्स मूवमेंट ये शो कर रहा है। हैंडल आपका कभी इस एंगल पे, कभी इस एंगल पे, कभी इस एंगल पे, जो बैक है वो कभी इस एंगल पे, कभी इस एंगल पे, तो अलग अलग तरीके से वो मूव कर रहा है। तो ये पूरे मोशन को एक सिंगल पार्टिकल से हम कैसे डिनोट करें, जैसे हम यहां बॉल में कर पा रहे थे, यहां तो हम ऐसा नहीं कर सकते। तो यहां पर हमें इसे सिंगल पार्टिकल न लेके हमें कहना होगा कि ये एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है। ये सिंगल पार्टिकल नहीं है, ये एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है। इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स आपके इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स मोशन है, यहां पर सिंगल पार्टिकल का कॉन्सेप्ट हम नहीं ले सकते। पर अगर आप इस मोशन को ध्यान से देखें तो यहां पर अभी भी एक ऐसा पॉइंट है जो इसी तरह का पैराबोलिक पाथ फॉलो कर रहा है, एक पॉइंट पे मोशन कर रहा है, इधर उधर डाइवर्ट नहीं हो रहा। ठीक है, और वो पॉइंट आपका है ये सेंटर ऑफ मास, जो अभी भी वैसे ही मूव कर रहा है, इसी तरह से मूव कर रहा है। भले उसके अलग अलग पार्ट्स अलग अलग टाइप का ओरिएंटेशन शो कर रहे हैं, वो ऐसा ही है आपका सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास क्या है? देखिए, सेंटर ऑफ मास इज दैट पॉइंट व्हेन द बॉडी मूव्स इट बिहेव्स एज इफ द होल मास ऑफ द बॉडी इज कॉन्सेंट्रेटेड एट दैट पॉइंट। जब बॉडी में इस तरह का मोशन होता है तो सेंटर ऑफ मास ऐसे बिहेव करता है कि सारा मास यहीं पर कॉन्सेंट्रेटेड है, इसी जगह पर सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड है, इसी पॉइंट पे सारा मास बॉडी का कॉन्सेंट्रेटेड है। ऐसे बिहेव करता है जब बॉडी आपका इस तरह से मूव कर रहा है। साथ ही साथ दूसरी बात, वो ऐसे बिहेव करता है मोशन में कि जो एक्सटर्नल फोर्स है वो यहीं पे लग रहा है, इसी जगह पर फोर्स लग रहा है और बॉडी आपका इस तरह का मोशन शो कर रहा है। तो दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है सेंटर ऑफ मास के लिए। इट बिहेव्स एज इफ द होल मास इज कॉन्सेंट्रेटेड, सारा मास बॉडी का वहीं कॉन्सेंट्रेटेड है, और दूसरी बात, जो भी एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे हैं वो वहीं लग रहे हैं। देखिए, आप बोलते हैं कि एक बॉडी था, ए फोर्स ऑफ 20 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द बॉडी। हम ये सोचते हैं कि वो 20 न्यूटन कहां अप्लाई किया गया, हम जस्ट बोल देते हैं बॉडी पे अप्लाई किया। भाई कहां अप्लाई किया, किस जगह पर आपने वो 20 न्यूटन अप्लाई किया है? सो वी एज्यूम कि आप उसके सेंटर ऑफ मास पे, ठीक है, अगर सिमेट्रिकल बॉडी आपका तो एक सेंटर ऑफ मास पे जो जनरली उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है वहां पे आप अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका सेंटर ऑफ मास, जहां द होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड एंड ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेज आर एक्टिंग। जो भी बाहरी एक्सटर्नल फोर्सेज लग रहे हैं बॉडी पे वो सब वहीं पे लग रहे हैं। ठीक है ना, डिस्कशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अब एक टू पार्टिकल सिस्टम में आते हैं। ठीक है, टू पार्टिकल सिस्टम। सो हमारे पास टू पार्टिकल सिस्टम है। उस टू पार्टिकल सिस्टम को हम एक कोऑर्डिनेट एक्सिस में ले लेते हैं
यहां पे एक मास ले लीजिए आपका m1, दूसरा मास यहां हमने ले लिया m2। ठीक है, इस तरह का हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया। m1 जो है उसका जो पोजीशन है, जो कोऑर्डिनेट है वो है मान लो x1, तो ये ओरिजिन हो गया। और m2 जो है उसका है x2, तो इस पॉइंट को मैं लिख सकता हूं x1 0, इस पॉइंट को लिख सकता हूं x2 0। इसको हम ऑन दी x एक्सिस से ले रहे हैं, पूरा चीज ऑन दी x एक्सिस है। ठीक, तो इसमें सेंटर ऑफ मास का पोजीशन क्या होगा? तो सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन होगा उसका x कोऑर्डिनेट जो होगा वो होगा आपका m1 x1 प्लस m2 x2 बाई m1 प्लस m2, ये होगा। सो m1 पहले का मास, x1 उसका पोजीशन, m2 दूसरे बॉडी का मास, दूसरे पार्टिकल का मास। ये पूरा सिस्टम दो ही पार्टिकल से बना है, इस पूरे सिस्टम में दो ही पार्टिकल है। और x2 उसका पोजीशन, और m1 प्लस m2 पूरे सिस्टम का मास, टोटल मास जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये पोजीशन हो जाता है सेंटर ऑफ मास का ना। अगर ये दोनों मास इक्वल हो जाए तब क्या हो? सो इफ m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m, दोनों इक्वल हो जाए और वो m के बराबर हो जाए, तब आपका x कहां जाएगा? देखो, तो ये हो जाएगा mx1 प्लस mx2, तो m कॉमन ले लेते हैं, x1 प्लस x2, और इधर है m प्लस m, वो दे दिया 2m, तो आपका 2m ले लिया, तो x हमें मिल गया x1 प्लस x2 बाई 2। सो बेसिकली ये इनके सेंटर पे आ जाएगा, दोनों मास के सेंटर पे आपका पॉइंट मिल जाएगा सेंटर ऑफ मास का। और इसका पोजीशन क्या हो जाएगा? पोजीशन हो जाएगा x1 प्लस x2 बाई 2 0। ठीक है, x कोऑर्डिनेट हो गया ये, और y कोऑर्डिनेट 0 है क्योंकि हम x एक्सिस पे ले रहे हैं, पूरा सिस्टम ही x एक्सिस पे है, तो y कोऑर्डिनेट आपका 0 हो जाएगा पोजीशन। तो ये है आपका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन। देखिए, जब मास इस तरह से सिमेट्रिकल होता है, जैसे आपका इक्वल मास फैला हुआ है इस तरह से, तो सेंटर पे ही आपका सेंटर ऑफ मास होता है। जो भी बॉडी का सेंटर है, जैसे आप स्फीयर ले लें, मास अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द स्फीयर, तो इसके सेंटर पे सेंटर ऑफ मास होगा। अगर हम एक स्क्वायर ले लें, ठीक है, स्क्वायर ले लेते हैं, और मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट, ठीक है, आपका जो बॉडी है इस तरह का, उसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन है, तो जहां पर डायगोनल आपके इंटरसेक्ट करेंगे वहां पे सेंटर ऑफ मास हो जाएगा, पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए मास का। ठीक है, तब सेंटर पे, जैसे यहाँ इक्वल जब था तब सेंटर पे आ गया। ठीक है ना, कभी कभी जो सेंटर ऑफ मास होता है ना, ऐसी भी जगह होता है जहां पर मास ही एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसे जगह पर भी सेंटर ऑफ मास हो सकता है। जैसे अगर मैं एक रिंग ले लूं इस तरह का, अब इस रिंग में जो मैंने लिया है, इसमें जो मास है वो आपका इस शेडेड पोर्शन में ही है, यहां पर ही मास है। ठीक है, अब मान लो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है मास, जो भी मास है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट दिस शेडेड रीजन, तो इसके सेंटर पे ही इसका सेंटर ऑफ मास होगा। पर यहां कोई मास है ही नहीं, एक्चुअली फिजिकली कोई मास प्रेजेंट नहीं है, फिर भी यही पोजीशन इसका सेंटर ऑफ मास होगा। तो ये बॉडी जब मूव करेगा तो ऐसे मूव करेगा जैसे सारा मास यहीं पे है और सारा फोर्स जो आपने अप्लाई किया यहीं पे अप्लाई किया है, इस पॉइंट पे अप्लाई किया है। इस तरह से ये बॉडी आपका मूव करेगा। ठीक है, इस तरह से बॉडी आपका मूव करेगा। ठीक ना, अभी तक हम ये 2 पार्टिकल सिस्टम में हैं। इसको अगर हम और आगे बढ़ाते हैं और n पार्टिकल सिस्टम में आ जाते हैं, n पार्टिकल्स मतलब आपका ज्यादा, अब ये n पार्टिकल 2 पार्टिकल भी हो सकता है। जब आपके कई सारे पार्टिकल हो, जैसे m1 मास वाला पार्टिकल, m2, ऐसे करते करते आपका mn, ठीक है, माने nth पार्टिकल है उसका मास है mn। जो पहला पार्टिकल है जिसका मास m1 है उसका पोजीशन है x1, दूसरे का है x2, ऐसे करते करते nth का है xn, ऐसा है।
तो इनका जो कोऑर्डिनेट होगा सेंटर ऑफ मास का, उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा, वो होगा m1x1 प्लस m2x2 प्लस mnxn बाई m1 प्लस m2 करते करते mn तक। ये आपका दिया जाए। जैसे वो जनरलाइज था दो बॉडी के लिए, तो वहां m1x1 प्लस m2x2 था, यहां आपका n पार्टिकल्स है ना। इसी चीज को हम समेशन फॉर्म में लिख सकते हैं इस तरह से, समेशन i इक्वल टू 1 to n mi xi बाय समेशन i इक्वल टू 1 to n mi। देखिए समेशन देने का मतलब क्या है, सारे टर्म्स ऐड होंगे, जो भी आपको टर्म्स मिलने वाले हैं वो ऐड होने वाले हैं। तो पहला टर्म है 1 m1x1, दूसरा क्या होगा 1 के बाद m2x2। कब तक जाना है, n तक जाना है, लास्ट लिमिट क्या है n तक जाना है। सिमिलरली यहां पर भी पहला है m1, दूसरा है प्लस m2, प्लस आया क्योंकि आपने समेशन दिया है तो हर एक टर्म के बाद प्लस आता चला जाएगा, ठीक है। और i 1 से n तक, इस तरह से हम जनरल फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। या इसी को ऐसे लिख दिया mi xi, सारा जो जोड़ते जाओगे आपको क्या मिल जाता है, टोटल मास ऑफ द सिस्टम, पूरे सिस्टम का मास मिल जाता है। तो ऐसे लिख सकते हैं mi xi डिवाइडेड बाई कैपिटल M हो गया, ये हो गया आपको टोटल मास, पूरा मास पूरे सिस्टम का। सिमिलरली अगर आप xy प्लेन में पूरा सिस्टम को देख रहे हो तो y कोऑर्डिनेट भी होगा। कहने का मतलब है अगर आप सिर्फ पार्टिकल यहाँ इमेजिन कर रहे हो तो सिर्फ x कोऑर्डिनेट से हो जाएगा सेंटर ऑफ मास का, पर पार्टिकल आप यहाँ इमेजिन कर रहे हो, मान लो ये xy प्लेन में इमेजिन कर रहे हो, यहाँ m1 है, यहाँ m2 है, ऐसे करके इमेजिन कर रहे हो, तब आपको y कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा। तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y कोऑर्डिनेट आपका सिमिलरली हो जाएगा जैसे ये है समेशन mi yi बाई टोटल मास। और सिमिलरली अगर आपको स्पेस में देखना है जहां तीनों कोऑर्डिनेट्स इन्वॉल्व हैं तो आपका हो जाएगा mi zi बाई टोटल मास। तो ये वाला आप यूज कर सकते हैं जहां मास आपका स्पेसिफिक पोजीशंस पे आपको पता है कि पहला मास यहां पर है, दूसरा मास यहां पर है, ऐसे करके आप पता कर सकते हैं जब आपके पास n पार्टिकल सिस्टम है, ठीक है ना। थोड़ा सा और अलग तरह से हम इस चीज को देखते हैं, जहां जो मास है वो आपका कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। एक कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ हम बढ़ते हैं और देखते हैं उसमें आपका एक्सप्रेशन क्या वेरिएशन हो जाती है। तो इससे पहले जो हमारे स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन उसको देख लें, तब हम कंपेयर करना आसान होगा। सो स्पेसिफिक में मान लो एक मास यहाँ पर है, दूसरा मास यहाँ पर है, तीसरा मास यहाँ पर है, ऐसे करते 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 nth मास यहाँ पर है। इनका नाम मैं ऐसे दे सकता हूँ, मान लो ये पहला मास है, इसका डेल्टा m1 मास है, इसका डेल्टा m2 मास है, डेल्टा m3 मास है, ऐसे करते डेल्टा mn मास है। और ये मास का हमें पोजीशन भी पता है, स्पेसिफिक पोजीशन भी पता है। पहले वाले का है x1 पे, इसका है x2 पे, इसका x3 पे, इसका है xn पे, तो अलग अलग पोजीशन भी हमें पता है। तो ऐसे केस में जो हमारा कोऑर्डिनेट होता है सेंटर ऑफ मास का पोजीशन जो होता है, अभी मैं सिर्फ x के टर्म में ही ले रहा हूं, तो वो क्या होगा, वो हो जाएगा जो अभी हमने देखा mi xi i 1 to n बाई टोटल मास, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। ये आपका कोऑर्डिनेट हो जाएगा, क्योंकि मास को हम डेल्टा डेल्टा ले रहे हैं तो इसको मैं डेल्टा mi पुट कर देता हूं, एक ही बात है, ठीक है। सो ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन, अगर स्पेसिफिक पोजीशंस ऐसे ऐसे हमें पता है तब हम ये ले सकते हैं, इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। और ऐड करते चले जाएंगे टोटल डेल्टा m1 x1 प्लस डेल्टा m2 x2 ऐसे करके निकल जाएगा सेंटर ऑफ मास इस बॉडी का। पर अगर आपका मान लो यही डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से है कि आपके पास एक मेटल का रॉड है, मेटल का ऐसा थिन रॉड है,
और इसमें टोटल मास, मान लो ये टोटल मास जो m है ना, ये टोटल मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये टोटल मास इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली माने मास को यूनिफॉर्मली पूरा इसमें फैला दिया गया है, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब कहीं पे मास ज्यादा किसी पोर्शन में कम, ऐसा नहीं, पूरा थ्रू आउट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है आपका थ्रू आउट द लेंथ, मतलब इस बॉडी के लिए मास पर यूनिट लेंथ ये क्वांटिटी कांस्टेंट है, थ्रू आउट यूनिफॉर्मली आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो अब इसका हम कैसे सेंटर ऑफ मास निकालें, इसके लिए क्या करें, क्या हम अब समेशन यूज कर सकते हैं? समेशन के लिए तो हमें स्पेसिफिक चाहिए कि भाई कहाँ है मेरा पहला पार्टिकल, कहाँ है मेरा दूसरा पार्टिकल, ये हमारे लिए मुश्किल होगा, इसमें प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि पहला पार्टिकल कहाँ है दूसरा पार्टिकल कहाँ है, ये थ्रू आउट मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्म, इसी को कहते हैं कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। यहां जो पार्टिकल की संख्या है वो भी आपकी इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट पार्टिकल्स। यहां हम इमेजिन कर सकते हैं कि ये ऐसे छोटे 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 आपके इनफाइनाइट पार्टिकल से बना हुआ है, ऐसे इनफाइनाइट पार्टिकल से बना हुआ है, हर एक पार्टिकल छोटा छोटा आप ले लीजिए और यहाँ इनफाइनाइट पार्टिकल्स मान लीजिए। मतलब यहां पर क्या हुआ, जो आपने यहाँ n पार्टिकल्स लिया था, ये n पार्टिकल्स बढ़ते चले गए, अब हम इसको इनफाइनाइट मान रहे हैं कि अभी इनफाइनाइट पार्टिकल्स हो गए। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, तो इस सिचुएशन में कुछ इस फॉर्मूला में वेरिएशन आएगा। क्या वेरिएशन आएगा? पहला वेरिएशन तो ये जो समेशन है वो इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, समेशन आपका इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा जब इस तरह से कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब हम समेशन नहीं रख सकते क्योंकि समेशन में देखो एकदम स्पेसिफिक वैल्यू चाहिए, m1 x1, तो m1 पहला पार्टिकल उसका कोऑर्डिनेट x1, अब हमें पता नहीं यहां पर, तो इसीलिए ये हमें इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब समेशन वाला फिजिबल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, ये जो डेल्टा m1 डेल्टा m2 ऐसे हम यूज कर रहे हैं, इस तरह से डेल्टा m यूज कर रहे हैं, ये आपको dm में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डिफरेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। छोटे छोटे ऐसे dm में हम लेके इसको इमेजिन करेंगे कि हमने इसको बहुत सारा पार्ट्स में ऐसे ब्रेक किया हुआ है और फिर हम यहाँ एक्सप्रेशन दे सकते हैं। तो ये कन्वर्जन करने के बाद हमें जो मिलता है वो मिल जाएगा x dm by, ये हमें मिल जाता है। सो देखिए ये हमें मिल गया इन्फिनाइट के लिए, ठीक है, या बहुत ज्यादा पार्टिकल्स है, ठीक है, बहुत ज्यादा आपके पार्टिकल्स है, यहाँ पर स्पेसिफिक पोजीशंस हमें पता नहीं कहाँ पर है, तब आपका देखो डेल्टा m कन्वर्ट हो गया dm में और जो समेशन है वो कन्वर्ट हो गया इंटीग्रेशन में। सिमिलरली y के लिए लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हो y dm 1 by मास। मास को हम इंटीग्रेशन से बाहर रख रहे हैं क्योंकि भाई टोटल मास वो तो वेरी नहीं करने वाला है, ठीक है, कितना भी पार्टिकल्स आप यहाँ इमेजिन कर लो, कैसे भी आप छोटा छोटा मास को ब्रेक कर लो, आपका जो टोटल मास है वो तो टोटल मास है, वो वेरी नहीं करेगा, इसीलिए वो आपका इंटीग्रेशन से बाहर है, ठीक। सो ये हमने देखा कई सारे आपका डिस्ट्रीब्यूशन में, पहले 2 पार्टिकल सिस्टम में देखा कि सेंटर ऑफ मास कहाँ है, फिर हमने देखा भाई n पार्टिकल सिस्टम में सेंटर ऑफ मास कहाँ है, फिर हमने लास्ट में ये देखा कि भाई अगर कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है, कॉन्टिन्यूअसली मास इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है जहां हम स्पेसिफिक पोजीशंस नहीं बता सकते, तब आपका मास सेंटर ऑफ मास का पोजीशन कहाँ है। सो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में इन्हीं एक्सप्रेशंस को, इस एक्सप्रेशन को और इस एक्सप्रेशन को कहाँ कहाँ यूज करते हैं, इसको कुछ अलग सिचुएशन में यूज करते हैं, इसको अलग सिचुएशन में यूज करते हैं, तो ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।